चैप्टर का पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ 1785 में लेवॉइजे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। लॉ की स्टेटमेंट क्या है? लॉ की स्टेटमेंट है बेटा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही मास क्रिएट होता है ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि उतना ही रहता है जितना लिया गया हो। बहुत आसान सा और सिंपल सा लॉ है बेटा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कहलाता है हमारे पास लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट का नाम एच शेप ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट पे जाने से पहले मैं इस लॉ को आपको एक और तरह से भी कोशिश करता हूँ कि पहले एक्सप्लेनेशन दे दूं, फिर आपको हम इस तरीके से भी समझा दें। एक बात बताइएगा मुझे जरा, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ग्लास में पानी है, 100 ग्राम, ठीक है। और इस 100 ग्राम पानी में मैं 30 ग्राम शुगर ऐड कर दूं और ऐड करके डिसॉल्व कर दूं। डिसॉल्व करने के बाद इस ग्लास को मैं तराजू पे रखकर वजन निकालूंगा, तो वजन कितना आएगा आपके हिसाब से? सर क्या कह रहे हो? 100 ग्राम। 100 ग्राम आएगा? कितना आएगा? देखो, 100 ग्राम मेरे पास पानी है और उस 100 ग्राम पानी में मैंने 30 ग्राम चीनी ऐड करके डिसॉल्व कर दी, ठीक है। अब डिसॉल्व होने के बाद मैं तराजू पे रखकर उसका वजन निकालूंगा, तो बताओ वजन कितना आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। 130। बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? बेटा तो मास कितना आ जाएगा? 130 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा, 130 ग्राम्स तो डिसॉल्व होने के बाद आया ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डिसॉल्व होने से पहले टोटल मास कितना है, तो डिसॉल्व होने से पहले भी टोटल मास 130 ही है। भाई पहले क्या है भाई, 30 ग्राम शुगर है और 100 ग्राम पानी है, दोनों को प्लस करोगे टोटल आ जाएगा 130। डिसॉल्व होने के बाद तो जो पूरा मिक्सचर है उसका ही वजन पूरा का पूरा 130 है। तो लेवाइजे ने ये बात कही है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो हमेशा बराबर रहता है। क्लियर?
बेटा क्लियर है? जी। अच्छा, अब लेंडोल्ट साहब ने किस तरीके से इस लॉ को वेरीफाई किया? लेंडोल्ट साहब ने एक एच शेप की ट्यूब ली, एक एच शेप की ट्यूब ली लेंडोल्ट ने, ठीक है, एक एच शेप की ट्यूब ली लेंडोल्ट ने। उस एच शेप की ट्यूब के एक लिम्ब में इन्होंने HCl नाम का एक केमिकल भरा, और जो दूसरा लिम्ब था, इस दूसरे लिम्ब में इन्होंने AgNO3 नाम का एक केमिकल भरा। इन दोनों केमिकल्स को भरने के बाद इन्होंने इस ट्यूब को बिना हिलाए जुलाए तराजू पर इसका वजन किया। तो तराजू पर जो वजन आया ट्यूब का, इन लिक्विड्स का, वो कितना आया? इनके मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास जितना आया। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, क्लोरीन का मास 35.5, सिल्वर का मास 108, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है, नाइट्रोजन का मास 14, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स का मास 48। ये हो गया 36.5 और ये हो गया 143। दोनों को प्लस कर लीजिए, सॉरी 143 गलत लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा 160। दोनों को प्लस कर लीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 206.5। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ट्यूब का वजन निकाल लिया, ट्यूब का वजन निकालने के बाद इस ट्यूब को इन्होंने शेक किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस ट्यूब को शेक किया। अच्छा, शेक करने से क्या हुआ, इन दोनों लिम्स के बीच में कंटिन्यूटी है, तो इस कंटिन्यूटी की वजह से क्या हुआ कि ये दोनों लिम्स के जो केमिकल्स थे, AgNO3 और HCl, ये दोनों केमिकल्स एक दूसरे से मिल गए। इस गैप की वजह से ये हुआ। जब दोनों केमिकल्स एक दूसरे से मिले, तो मिलने पर HCl और AgNO3 के दरमियान रिएक्शन हुआ। जब रिएक्शन हुआ इन दोनों के दरमियान, तो जो प्रोडक्ट बना हमारे पास, वो था AgCl और HNO3। अच्छा सर, रिएक्शन हुआ ये लेवाइजे को कैसे, लैंडोल्ट को कैसे पता चला? तो बेटा रिएक्शन हुआ ये ऐसे पता चला कि देखो, HCl कलरलेस होता है पानी की तरह, AgNO3 भी कलरलेस होता है पानी की तरह, लेकिन ये जो जब दोनों ये मिलते हैं तो यहाँ पे बनता है AgCl। ये जो कंपाउंड होता है ना AgCl, ये होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनाता है। तो व्हाइट ट्रांसपेरेंट कलर में अगर कहीं व्हाइट कलर आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको नजर तो आएगा, है ना? व्हाइट कलर में, ट्रांसपेरेंट में कहीं आपको व्हाइट कलर नजर आ जाए, तो आपको व्हाइट कलर में अगर कहीं, ट्रांसपेरेंट कलर में, अगर ट्रांसपेरेंट में अगर कहीं व्हाइट नजर आ जाए, तो आपको AgCl मतलब वाजे तौर पे नजर आएगा। जब वो वाजे तौर पे आपको नजर आ रहा है, तो फिर आपको यकीन हो जाएगा कि कंपाउंड बन गया। अब क्या किया, लेंडोल्ट ने इस एच शेप ट्यूब को उठाया, और इस एच शेप ट्यूब को वो लेकर गया और दोबारा तराजू पे रखकर वजन किया। अब जब इसने वजन निकाला, तो AgCl का मास, Ag का मास 108, Cl का मास 35.5, दोनों को प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा 143.5। हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का मास 14 और ऑक्सीजन के 3 एटम्स का मास 48। तीनों को प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा 63। अब इन दोनों को भी प्लस करके टोटल निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 206.5। अब देखो, जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही मास प्रोडक्ट का भी आया, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट
इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो हमेशा बराबर रहेगा। तो लैंडोल्ट साहब ने लिवाइजे के लॉ की वजाहत दी बड़े आसान से तरीके से। आपको समझ में आया बेटा लिवाइजे का लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसकी जो वजाहत दी या उसको जो साबित किया वो लैंडोल्ट साहब ने किया। तो वो कैसे किया, सारी बात समझ में आई बेटा? जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को भी? बोलिए बेटा। नो। ठीक है बेटा। और तो फिर आज के लिए बात यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे अगला लॉ पढ़ाना है। 4 लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, डेफिनाइट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो अगला जो लॉ है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि मैं उस लॉ को कंप्लीट कर पाऊँ। तो लिहाजा आज के लिए इतना ही, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।